नमस्कार। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने आयनाइजेशन एनर्जी पार्ट 1 हमने शुरू किया था, उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 2 आज हम कंटिन्यू करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में जो टोटल हमारे पास में जो कंटेंट था, जो हमें करना था, वो था इंट्रोडक्शन टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक होते हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये 3 टॉपिक्स हम पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल और एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर वो हम स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल कि आयनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में बिहेवियर दर्शाती है। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का जो बिहेवियर है मोटे मोटे तौर पे सिर्फ एक टॉप टू बॉटम और एक लेफ़्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम हम जब वर्ग में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक जो बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वो है ब्रॉडली कि आयनन विभव जो है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो घट जाता है। कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक एक कोश बढ़ता जाता है और जिससे उनकी परमाणुविक त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस जो है वो उनके मान बढ़ जाते हैं। यद्यपि नाभिक में प्रोटॉन की संख्याएं भी बढ़ती हैं, लेकिन परमाणुवीय त्रिज्या के मान में अधिक वृद्धि होने के कारण उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण का मान भी कम हो जाता है। फलतः एक वर्ग में, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में कमी होती है, अर्थात हम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने में हमें ऊर्जा कम चाहिए होती है। जैसे हमने यहाँ पे टेबल्स में भी हमने स्टडी किया है कि ये जो टेबल्स हैं लिथियम से सीजियम और बेरिलियम से बेरियम तक हमारे पास में यहाँ पे जो ग्रुप्स देखे हैं हमने, फर्स्ट जो हमारे पास में टेबल है उसमें लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से लिथियम से सीजियम में जाने में लगातार फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है उनके मान में कमी आती जा रही है। फ्रॉम 520, 496, 419 और ऐसे कम होते होते 376। सेकंड ग्रुप में आप ये देखेंगे बेरिलियम से बेरियम की तरफ जब हम जाते हैं तो IP1 और IP2 फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हैं वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि पहला आप इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो आप न्यूट्रल आटम में से निकालते हैं तो उसके लिए कंपैरेटिवली आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन आप जब निकालते हैं तो आप एक कटायन में से निकालते हैं जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियस के प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा होता है। इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हम कटायन में से निकालते हैं, इसलिए उसके लिए हमारे पास में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड, दैट इज़ IP2, हमेशा IP1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक इस टेबल में आप देखते हैं कि किस तरह से IP1 जो है IP2 से ज़्यादा है। परंतु जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, दैट इज़ व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चाहे IP1 हो चाहे IP2 हो, दोनों ही केसेस में आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक शेल इंक्रीज़ होता जा रहा है। एक एक शेल इंक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पर ये है कि नाभिक से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ती जा रही है, तो वो कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करता है और इजीली
रिमूव होता जाता है इन कंपैरिजन टू हायर, ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनके मुकाबले जो नीचे एलिमेंट है उसको हम ज़्यादा आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सेकंड टेबल को हम जब स्टडी करते हैं जिसमें बोरोन से थैलियम तक हम जब मूव करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये जो सेकंड टेबल हमारे पास में है यहाँ पर, इसमें जब हम मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 577 बोरोन से तो कम है, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए था उतना डिफरेंस नहीं है। ये 577 है और वो 579 है, तो जितनी कमी आनी चाहिए थी उतनी कमी नहीं आई है, बल्कि बहुत मार्जिनल इंक्रीज ही है। इसी प्रकार इंडियम जो का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो 558, वो गैलियम से तो कम है लेकिन वो थैलियम से भी कम है। इसका मतलब गैलियम और थैलियम के आयनन विभव के मान अपेक्षा से अधिक हैं। का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो डिक्रीज आना चाहिए लगातार उसमें वो डिक्रीज उतना ट्रेंड जैसा हम थियोरेटिकली हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक स्मूथ आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल में एक स्मूथ डिक्रीज आना चाहिए। यहाँ पे गैलियम और जो थैलियम है उनमें इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इनके वैल्यूज़ अपेक्षा से अधिक आते हैं। इसका कारण यह है कि गैलियम से पहले 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कि गैलियम जो आता है उससे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो आती है उससे पहले वो 10 ट्रांजिशन सीरीज़ पहले आती हैं, और थैलियम से पहले आपके 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात एफ ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज़ है वो आ जाती है। इससे इनके नाभिकीय आवेश जो हैं उनमें गैलियम के केस में +10 प्रोटॉन्स की वृद्धि होती है और थैलियम के केस में +14 प्रोटॉन्स की वृद्धि होती है। इसकी वजह से इनके नाभिकीय आकर्षण अधिक हो जाता है और आयनन विभव के मान बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारे पास में कि एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आने पर आयनन का जो विभव है, जो आयनन विभव है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, उसका बिहेवियर किस तरह से हमारे पास में बिहेवियर शो करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं एक पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु का बाह्य कोश तो वही रहता है लेकिन नाभिक का आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। आउटर शेल वही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, परंतु आउटर शेल तो वही रहता है, परंतु जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट एक एक एलिमेंट करके भरते जाते हैं वैसे वैसे उसके न्यूक्लियर चार्ज की मात्रा बढ़ती जाती है और फलतः जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो जो फील करता है उसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है, जिससे उन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है एंड एज अ रिज़ल्ट उनके आयनन विभव का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए बाएं से दाएं जाने पर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम एक टेबल को अगर हम लेके स्टडी करते हैं, हम ये कहते हैं हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हमने ये एक पूरी की पूरी सीरीज़ ली है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हम लेते हैं तो इस सीरीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है लिथियम से नियॉन में जाने पर वैसे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो हमारे पास में एक्सेप्शन आते हैं। वो एक्सेप्शन है बेरिलियम और नाइट्रोजन, वो है बेरिलियम और नाइट्रोजन। यहाँ पर जितना इंक्रीज़ होना चाहिए उसके मुकाबले एक्सेसिव इंक्रीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं बेरिलियम के केस में क्या है, लिथियम है 1s2 और बेरिलियम है लिथियम का है
S1 कॉन्फ़िगरेशन है और बेरिलियम का है S2 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो चुका है, इसलिए इसमें से 2s2 का जो ऑर्बिटल है हमारे पास में बेरिलियम का, उस कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए हमें इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे जब हम नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं, नाइट्रोजन के केस में भी हमारे पास में वही बिहेवियर देखने को मिलता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है इसका 2p3 अर्थात हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आधे भरे हुए कक्षक हैं, तो इनकी भी जो स्टेबिलिटी है, इनका जो स्थायित्व है वो भी अधिक होगा और स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में इन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और यही कारण है कि ये बेरिलियम और नाइट्रोजन, उसमें फुल फिल्ड ऑर्बिटल हैं, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। इसी कारण से इनकी स्टेबिलिटी की वजह से इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान अधिक होता है। और यहाँ पे आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और अगर हम देखते हैं कि जो बेसिक जो मेटल्स हैं, क्षार धातुएं जो हैं, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन खो दें, क्षार धातुओं से मतलब हमारा ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि जो हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खो दें तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा। अर्थात ये बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करेगी, जो कि नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसी होती है। इसलिए ज़्यादातर केस में हर जो हमारे पास में आवर्त है उसमें जो क्षार धातुएं हैं उनका आनन विभव सबसे कम होता है, उनका आनन विभव न्यूनतम होता है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं लिथियम का। वैसे हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप कि हम ये कहेंगे कि क्षार धातुओं का तो सबसे मिनिमम होता है इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन पोटेंशियल, परंतु जो उत्कृष्ट गैसें हैं जो बिल्कुल एंड में हैं यहाँ पर इस पीरियड के, उनमें क्योंकि सबसे स्थायी विन्यास होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफ़िकल्ट है, सबसे मुश्किल है। इसलिए इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल पूरे पीरियड में अधिकतम रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल के ट्रेंड्स किस प्रकार से बिहेव करते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर, कि रासायनिक व्यवहार जो ये एलिमेंट दर्शाते हैं, इनको हम इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान से हम किस प्रकार से इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, दे शो हाई रिएक्टिविटी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कम आयनन विभव वाले जो तत्व होते हैं, कम आयनन विभव है इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अर्थात वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। अतः सबसे कम आयनन विभव वाले जो क्षार धातुएं हैं वह अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और उसके बिल्कुल विपरीत जो उच्चतम आयनन विभव वाले जो पीरियड के राइट हैंड साइड पे जो सिचुएशन होते हैं वो कौन सी होती है, नोबेल गैसेस, वो ऑलमोस्ट इनर्ट होती हैं। तो जिनका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो रिएक्टिव होंगी, और जिनका बहुत हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो इनर्ट गैसेस होंगी। ऐसे ही सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कम आयनाइजेशन पोटेंशियल, कम आयनन विभव वाले जो तत्व होते हैं, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए वे एक प्रबल अपचायक की भांति भी व्यवहार दर्शाते हैं।
तीसरा पॉइंट है हमारा, एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल आर मेटालिक इन नेचर। एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति के कारण कम आयनन विभव वाले तत्वों की प्रकृति धात्विक होती है। आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ने से तत्वों में धात्विक गुण कम होते जाते हैं। इसलिए यही कारण है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक हैं और राइट हैंड साइड की तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं और उनकी सीमा रेखा पर जो होते हैं वो होते हैं उपधात्विक तत्व होते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन पोटेंशियल इजीली फॉर्म कटायन एंड शो आयनिक बॉन्डिंग। ये आयनन विभव के मानों से हम किस प्रकार से बंध बनाया जाएगा इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जो बेस मेटल्स हैं, जो बेसिक मेटल्स हैं, उनके आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, अर्थात वो थोड़ी सी ही ऊर्जा मिलते ही वो कटायन इजीली फॉर्म कर लेते हैं और इनके कटायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत प्रबल होती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए। इसीलिए वो ज़्यादातर हमारे पास में आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसमें लिथियम जो होता है एक एक्सेप्शन होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। बाकी जितने भी बेस मेटल हैं लिथियम के अलावा नीचे वाले, सोडियम है, पोटाशियम है एंड सो ऑन, ये सारे जो हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड्स ही फॉर्म करते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारे पास में कि प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन इज पॉसिबल बाय लुकिंग एट द डिफरेंस इन सक्सेसिव आईपी वैल्यूज। सक्सेसिव आईपी वैल्यू से यहाँ पे आप समझते हैं कि IP1 और IP2 में कितना डिफरेंस है, या IP2 और IP3 में कितना डिफरेंस है। कि दो सक्सेसिव जो IP वैल्यूज़ हैं कि IP1 एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमारे पास IP वैल्यू IP1 होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास में IP वैल्यू IP2 होती है, उसी में से तीसरा निकालेंगे तो IP3 होती है। तो ऐसे लगातार कोई भी दो IP वैल्यूज़ IP1 और IP2 उनके बीच का ऊर्जा का अंतर कितना है, या IP2 और IP3 इनके बीच की ऊर्जा का अंतर कितना है। अगर हम इसकी व्याख्या करें हम किसी भी एक एलिमेंट के लिए, तो इसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के यौगिक बन सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोडियम के फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत कम होता है, परंतु सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल IP2 का मान बहुत अधिक होता है। इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली दे देता है, परंतु दूसरा इलेक्ट्रॉन देने में बहुत मुश्किल होती है उसको। इसलिए नॉर्मली हमारे पास में जो सोडियम होती है वो सोडियम प्लस आयन बनाना ईजी है, पर Na2+ आयन बनना संभव नहीं हो सकता है ना। बल्कि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, उसी की बजाय अगर हम कहते हैं कि Mg कि NaCl तो बनता है पर NaCl2 नहीं बनता, परंतु MgCl2 बनता है पर MgCl नहीं बनता। उसका क्या कारण हो सकता है उसका, कि मैग्नीशियम के फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1 और IP2 के बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आप जैसे ही ऊर्जा देंगे, एक के बाद एक लगातार दूसरा इलेक्ट्रॉन भी साथ में ही निकल लेता है और वो कोशिश करता है कि वो एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ वो अपना स्थायित्व ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए वो Mg+ बनते ही वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही जल्दी रिलीज कर देता है ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। इसलिए Mg+ आयन नहीं बन पाता है, परंतु Mg+2 आयन इज़ अ वेरी स्टेबल आयन। इसलिए MgCl2 मिलता है हमें और NaCl मिलता है, बजाय कि NaCl2 और MgCl। ऐसे ही हम एक्सप्लेनेशन हमारे AlCl3 के लिए भी दे सकते हैं कि उसके लिए थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में
उसकी जो वैल्यू होती है वो उसमें हम ज़्यादा इजीली AlCl3 बना सकते हैं। तो हमारे पास में ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर कि किस प्रकार से केमिकल बिहेवियर जो है वो हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि किस तरह से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे ज़्यादा प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे कार्य करेगा, कौन सा धात्विक है, कौन सा अधात्विक है, किस प्रकार की बॉन्डिंग बन सकती है, और किस प्रकार की कितने कटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, +1 है +2 है, उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, वो सब भी हम केमिकल बिहेवियर में उसको एनालाइज कर सकते हैं। वो सब सिर्फ ये देखते हुए कि इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान क्या हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला टॉपिक हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। ये यूनिट हमारी कंटिन्यू रहेगी और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।